Hello everyone, welcome back to our channel ETC Education. We will continue our first chapter of class 11th history which is writing and city life. इससे पहले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन या फिर कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टाइमलाइन ऑफ दिस चैप्टर. टाइमलाइन आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है और टाइमलाइन से हमें ये पता चलता है कि कौन सा इंसिडेंट कब हुआ था और उन इंसिडेंट्स का सीक्वेंस क्या था. इसे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. सो कम टू आवर टुडेज लेक्चर. हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि किस तरह से सेटल लाइफ के बाद ह्यूमंस ने मेटल्स का यूज़ सीख लिया, ट्रेड डेवलप किया और धीरे धीरे सिटीज़ डेवलप हुई. और आज के लेक्चर में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अर्बनाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है या फिर अर्बनाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं. इसके साथ ही हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में फर्स्ट सिटीज़ के डेवलपमेंट को भी देखेंगे. इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मेसोपोटामिया में गुड्स का मूवमेंट होता था और किस तरह से राइटिंग सबसे पहले मेसोपोटामिया में ही शुरू हुई. और राइटिंग की इम्पोर्टेंस को समझने की भी कोशिश हम आज के लेक्चर में करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन. इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई एरिया अर्बनाइज है या नहीं है. तो पहला जो फैक्टर है जो किसी एरिया के अर्बनाइज होने का प्रूफ देता है वो है पॉपुलेशन. आपकी पॉपुलेशन रूरल एरिया से ज़्यादा होनी चाहिए. इसके अलावा ऑक्यूपेशन आपका फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए. अगर किसी एरिया में ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर के अलावा ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस का हो रहा है, जहाँ पे लोग एक दूसरे पर डिपेंड हैं या फिर इंटरडिपेंड हैं. सिटीज़ के लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं. फॉर एग्जांपल, आप किसी भी सामान के लिए अपने शॉपकीपर पे डिपेंड है, उससे परचेस करेंगे. शॉपकीपर आपका होलसेलर पे डिपेंड है, होलसेलर आपका ट्रेडर्स पे डिपेंड है. तो सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है. उसी तरह से जो सिटी और विलेज के लोग हैं वो भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं कि एंशियंट टाइम में स्टोन सील्स बनाने वाले क्रेवर्स होते थे. जो क्रेवर्स होते हैं उनको वो क्राफ्ट वर्कर्स होते थे जो स्टोन से सील्स को बनाते थे. अब स्टोन सील्स बनाने वाले जो क्रेवर्स होते हैं वो तो अपने घर में बैठे हैं, वो अपने फैक्ट्रीज में बैठकर क्रेविंग करेंगे, लेकिन वो गुड क्वालिटी स्टोन टूल्स को ना तो प्रोड्यूस करते थे, ना ही उनकी सर्च के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. ये काम ट्रेडर्स का था. वो प्रोडक्शन एरिया से गुड क्वालिटी स्टोन्स लेकर के क्रेवर्स को देते थे. इसके अलावा क्रेवर्स के पास स्टोन आ गए, अब उन्हें चाहिए टूल्स. जो गुड क्वालिटी जो मेटल से रिलेटेड टूल्स होंगे वो भी ना तो वो घर पे बनाते हैं, ना ही वो मेटल और को एक्सकवेट करते हैं अर्थ से, जिससे कि उसको बना सकें. तो गुड क्वालिटी स्टोन्स के अलावा वो गुड क्वालिटी टूल्स पे भी डिपेंड है जो उनको ट्रेडर्स ला के देता है उस जगह से जहाँ पे वो प्रोड्यूस या फिर मैन्युफैक्चर या फिर बनाए जाते हैं. इसी तरह से जो गुड क्वालिटी टूल्स हैं, अब टूल्स बनाने जो प्रोवाइड कर रहा है ट्रेडर, वो भी उन्हें ना तो बनाता है ना ही किसी ऐसी जगह पर जाता है जहाँ से वो मेटल को निकाल सके और उसे फिर बनाए. ट्रेडर ऐसी जगह पर जाता है, ऐसी फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर हब पे जाता है या फिर क्राफ्ट वर्कर के पास जाता था जो कि गुड क्वालिटी मेटल से गुड क्वालिटी टूल्स को डेवलप कर सके, बना सके. और गुड क्वालिटी टूल्स डेवलप या बनाने वाला भी उन गुड क्वालिटी टूल्स को बनाने के लिए मेटल्स को एक्सकवेट करने नहीं जाता था. मेटल का एक्सकवेशन कोई और करता था, उसे लेकर के ट्रेडर क्राफ्ट वर्कर के पास जाता था, वो उस मेटल से टूल्स बनाता था. टूल्स बनाने के बाद ट्रेडर उसे लेकर के क्रेवर के पास जाता था, क्रेवर उन टूल्स से फिर गुड क्वालिटी स्टोन में क्रेविंग करके सील्स बनाता था. तो ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट थे. दैट मीन्स इट इज द प्रोसेस विच टेक प्लेस इन अर्बन सेटलमेंट्स. तो ये अर्बन सेटलमेंट्स का सिग्निफिकेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है या फिर उसके इफेक्ट्स को बता रहा है कि कहीं पर अगर अर्बन सेटलमेंट है तो इस तरह से वहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी लोगों की एक दूसरे के ऊपर होगी. लेट्स डिस्कस और थर्ड फैक्टर ऑफ अर्बनाइजेशन या फिर सिग्निफिकेंस. इट इज ऑर्गेनाइजेशन. सिटीज़ या फिर अर्बन एरियाज में या फिर अर्बनाइजेशन की प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है ऑर्गेनाइजेशन. चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी. जैसे कि स्टोन टूल्स की सप्लाई, टिन और कॉपर की सप्लाई के लिए ट्रेड का ऑर्गेनाइज होना बहुत ही ज़रूरी है. ऑर्गेनाइज होना मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्टोन मिलेंगे, कहाँ पे मेटल मिलेगा, कहाँ पे टूल डेवलप होंगे
इन सब के बीच में डिमांड और सप्लाई कैसे बैलेंस होगी, कुल मिलाकर के ट्रांसपोर्टेशन, स्टोर और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड मस्ट बी ऑर्गेनाइज। इन सब चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ये सब चीज़ें पहले से तय होनी चाहिए, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, कौन सी जगह चीज़ें लाई जाएंगी, कौन सी जगह चीज़ें रखी जाएंगी, कौन सी जगहों से चीज़ों को किन किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये सब कुछ एक प्लान्ड वे में होना चाहिए। इसे ही हम ऑर्गेनाइज वे कहते हैं। और इसी तरह का ऑर्गेनाइज सिस्टम हमको अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है। अब 4 देख लेते हैं, कमांड एंड सुपरविजन। कोई ऐसा ग्रुप या ऐसा इंसान जो इस ऑर्गेनाइजेशन को सुपरवाइज करे, ऑर्गेनाइज वे को सुपरवाइज करे और एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि कोई गलती नहीं होगी, सारी अथॉरिटी उसके पास होगी, सारी पावर भी उसी के पास होगी, जिनको हम रूलर्स बोल देते हैं। कमांड या सुपरविजन कौन करेगा? जो रूलर्स कैटेगरी के लोग होंगे वो लोग करेंगे। 5th, रिटर्न रिकॉर्ड्स। अब ऑर्गेनाइज वे में काम करने के लिए हमें चीज़ों को रिटर्न रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें ऑर्डर्स देने हैं। अब मैं बैठा हूँ दिल्ली में, मेरे को हल्द्वानी ऑर्डर्स पहुँचाने हैं और इस टाइम पे तो काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है, लेकिन एंशियंट टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये कैसे पता चलेगा कि रूलर ने कोई ऑर्डर दिया? तो उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट में उसको लिखना पड़ेगा, अपनी सील को वहाँ पे स्टाम्प लगानी पड़ेगी, उसके बाद वो आगे भेजा जाएगा, जिससे कि जो नैनीताल एरिया का मजिस्ट्रेट है उसे पता चलेगा कि दिल्ली में बैठे हुए रूलर ने क्या ऑर्डर्स दिए हैं या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए। उसके अलावा कौन सा सामान कहाँ से आ रहा है, कितना सामान आ रहा है, किस सामान को कहाँ पे स्टोरेज में रखना है, किस सामान को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है और किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन सब चीज़ों के लिए भी हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने देख लिया कि अर्बनाइज होने का क्या मतलब है। अर्बनाइजेशन कब हम बोलेंगे कि कोई एरिया अर्बनाइज हो चुका है? उस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, उस एरिया में ऑक्यूपेशन डिफरेंट टाइप के होंगे एग्रीकल्चर से, उस एरिया में जो है ट्रेडिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एक ऑर्गेनाइज वे में होगा। उस वे में उस एरिया में कमांड और सुपरविजन होगा, एक रूलर होगा, उसके पास कोई अथॉरिटी होंगी, वो लोगों को पनिश कर सकता है या लोगों को इनाम भी दे सकता है। उसके अलावा रिटर्न रिकॉर्ड्स होंगे हर एक डिसीजन के, चाहे वो रूलर का हो चाहे वो किसी और का हो, जो भी व्यवस्था को बनाए रखने में हेल्पफुल है उस चीज़ का रिकॉर्ड वहाँ पे होगा। अगर ये 5 चीज़ें आपको एक साथ किसी भी एरिया में दिखती हैं तो इसका मतलब वो एरिया अर्बनाइज्ड एरिया है। आई होप सिग्निफिकेंस आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर समझ में आने लग जाएगा। अगर ये आपने समझ लिया कि सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन क्या होता है तो आपको चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिगिनिंग ऑफ सिटी लाइफ देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जो रिटर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उसमें सिटी लाइफ की स्टार्टिंग मेसोपोटामिया नामक जगह पे हुई थी। मेसोपोटामिया वर्ड का मीनिंग क्या है और ये सिविलाइजेशन इतनी फेमस क्यों है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। मेसोपोटामिया 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है आपका मेसोस, जिसका मतलब होता है मिडिल, और पोटामोस होता है रिवर। तो 2 रिवर्स के बीच के एरिया को मेसोपोटामिया नाम दिया गया है। अब मेसोपोटामिया क्यों फेमस है? सबसे पहला रीज़न तो हमने बता दिया कि मेसोपोटामिया एक ऐसी सिविलाइजेशन है जहाँ पे सबसे पहले सिटीज़ इमर्ज हुई या फिर डेवलप हुई थी। इसके अलावा भी कुछ रीज़न है, जैसे कि ये बहुत ही प्रॉस्पेरस सोसाइटी के इमरजेंस का प्लेस है। यहाँ पे बहुत रिच लिटरेचर हमको देखने को मिलता है इस सिविलाइजेशन का। इस सिविलाइजेशन के लोग मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे, एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें सबसे बड़ा रीज़न है कि बाइबल में, ओल्ड टेस्टमेंट में या फिर ओल्ड बाइबल में एक वर्ड यूज़ किया गया है शिमर। शिमर एक प्लेस का नाम है। उसी तरह से मेसोपोटामिया में एक प्लेस है सुमेर, जिसकी वजह से जो क्रिश्चियनिटी है या क्रिश्चियन बिलीफ को मानने वाली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि हो सकता है कि हमारे एंसेस्टर्स मेसोपोटामिया से रिलेटेड हों या फिर हमारा ओरिजिन शायद मेसोपोटामिया से हो। तो इस रिलेशन को पता करने के लिए क्या क्रिश्चियंस का कोई रिलेशन या फिर क्रिश्चियन के ओरिजिन का कोई रिलेशन इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से है, इस बात को जानने के लिए जो कॉलोनियल आपकी कंट्रीज थी, कॉलोनियल एरा की जो कंट्रीज थी,
उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन मेसोपोटामिया नामक एरिया में करा, जिसमें दो सिटीज़ इसकी बहुत फेमस थी, उरुक और मारी, जिसके बारे में आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन किए गए ये पता लगाने के लिए कि क्या सिमर और सुमेर में कोई कनेक्शन है, क्या क्रिश्चियनिटी का कोई रिलेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से है या नहीं। लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया की लोकेशन क्या है। आज की डेट में मेसोपोटामिया कहाँ पे लोकेटेड है। मेसोपोटामिया वॉज सिचुएटेड एट द मिडल ईस्टर्न रीजन इन साउथ वेस्ट एशिया। इट इज सिचुएटेड बिटवीन two rivers, Euphrates and Tigris. That's why it got its name Mesopotamia. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो रिवर हैं, टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर। इसके बीच के एरिया को मेसोपोटामिया बोला गया। दो नदियों के बीच का क्षेत्र जिसे बोलते हैं मेसोपोटामिया। एक्सपेंशन देख लेते हैं, ये सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड थी। आज के सीरिया का ईस्टर्न पार्ट, टर्की का साउथ ईस्टर्न पार्ट और इराक का काफ़ी बड़ा हिस्सा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का पार्ट था। आज के ईरान से भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बाउंड्रीज टच करती थी, तो काफ़ी बड़ा एरिया था, आप देख सकते हैं इसमें। ज्योग्राफी एंड मेन एक्टिविटीज़। अब हम मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी और उन एरियाज़ की मेन एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की। मेसोपोटामिया के नॉर्थ ईस्ट में अनड्यूलेटिंग प्लेन्स हैं। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में आपको माउंटेन्स मिल जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट में वाइल्ड फ्लावर्स मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा इस रीजन में बहुत अच्छी बारिश होती है, जिसकी वजह से इस एरिया में सबसे पहले 6000 से 7000 ईसा पूर्व या फिर 6 to 7000 BCE सबसे पहले इस एरिया में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर रहा होगा। सेकेंड पॉइंट, नॉर्दर्न रीजन की बात कर लेते हैं। नॉर्दर्न रीजन में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं। माउंटेन रेंजेस मतलब लाइन से माउंटेन्स हैं वहाँ पर। घास के बड़े बड़े मैदान जिन्हें स्टेपीज बोला जाता है। इसके अलावा ये एरिया बहुत ज़्यादा माउंटेन रेंजेस होने की वजह से इस एरिया को होम ऑफ रिवर्स भी बोला जाता है। बहुत सारी रिवर्स यहाँ से निकलती थी, यूफ्रेट्स और टिग्रिस जैसी रिवर्स भी यहाँ से आती थी। मेन एक्टिविटीज़ इन नॉर्दर्न मेसोपोटामिया। अब नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में मेन एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी। हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन में अच्छी बारिश होती थी, माउंटेन्स थे, वहाँ पे वाइल्ड फ्लावर्स होते थे, एग्रीकल्चर की शुरुआत वहाँ हुई। इसका मतलब मेन जो ऑक्यूपेशन है नॉर्थ ईस्ट में वो ऑक्यूपेशन है वो था एग्रीकल्चर का। नॉर्थ के रीजन में हम थोड़ा सा आते हैं तो वहाँ पे माउंटेन रेंजेस तो हैं, लेकिन घास के बड़े बड़े मैदान हैं, स्टेपीज हैं। अब स्टेपीज किसको हेल्पफुल करेंगे, जब भी वहाँ पे ग्रास होगी तो वहाँ पे एनिमल्स आएंगे। तो एनिमल्स की वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से हंटिंग वहाँ पे बढ़ जाएगी। हर्डिंग लोग करेंगे, लोग जानवरों को पालेंगे, गोट और सीप जैसे जानवर वहाँ पे हर्ड किए जाते थे। इसके अलावा होम ऑफ रिवर्स भी नॉर्थ ईस्ट का पार्ट आपका था, तो वहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होगी। ये मेन एक्टिविटीज़ थी नॉर्थ ईस्ट रीजन की। नॉर्थ में एग्रीकल्चर, नॉर्थ ईस्ट में हंटिंग, हर्डिंग और फिशिंग एक्टिविटी होती थी। ईस्ट पे आ जाते हैं। ईस्ट में आपको देखिए ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस कनेक्ट मेसोपोटामिया टू द ईरान। ट्रेडिंग वॉज द मेन एक्टिविटी इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया। अब जब रिवर्स से एक सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशन या एक कंट्री दूसरी कंट्री या एक स्टेट दूसरे स्टेट से कनेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, इसीलिए वहाँ की मेन एक्टिविटी थी ट्रेडिंग। वेस्टर्न पार्ट में देख लेते हैं। इट हैज़ सीरियन डेजर्ट इन द वेस्ट। वेस्ट में मेसोपोटामिया को आपको सीरियन डेजर्ट मिलेगा। पीपल यूज टू कम इन टू मेसोपोटामिया थ्रू द वेस्टर्न डेजर्ट इन सर्च ऑफ प्रॉस्पेरस लाइफ। तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ होता नहीं था, वहाँ से लोग सीरियन डेजर्ट को क्रॉस करते मेसोपोटामिया में आते थे और वहाँ पे अपनी डेवलपमेंट के जो भी ऑप्शंस हैं उनको तलाशते थे मेसोपोटामिया के अंदर। इन साउथ इट हैज़ डेजर्ट इन सदर्न रीजन ऑफ मेसोपोटामिया। मेन एक्टिविटीज़ इन डेजर्ट एरिया, जो डेजर्ट एरिया है वेस्टर्न हो सदर्न हो या मोस्टली जो सदर्न का डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज़ होती थी वो थी ट्रेडिंग, क्राफ्ट मेकिंग या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग ETC। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे सिटीज़ का डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ। सदर्न रीजन यानी कि डेजर्ट एरिया में सिटीज़ का डेवलपमेंट पूरी वर्ल्ड में सबसे पहले माना जाता है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट अ डेजर्ट एरिया कैन बी फेवरेबल टू डेवलप फर्स्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड? इस आंसर को हम जानने की कोशिश करेंगे।
Our next topic is urbanization in Mesopotamia. As I told you before, that the development of cities first took place in Mesopotamia. The first cities and writing emerged in the desert region of Mesopotamia. अब देखने की बात यह है कि डेजर्ट एरिया में फर्स्ट सिटीज कैसे डेवलप हो गई, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ, वहाँ पे पॉपुलेशन कैसे आई। सबसे पहली शर्त ही हमारे पास अर्बनाइजेशन के लिए जो कंडीशन थी उसमें हमने देखा था, सबसे पहले तो पॉपुलेशन का होना बहुत जरूरी है। डेजर्ट एरिया में पॉपुलेशन क्यों जाएगी, और पॉपुलेशन वहाँ पे क्यों थी, ये जानने की कोशिश करते हैं। यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर नदन माउंटेन्स से बहुत सारा सिल्ट या फर्टाइल सॉइल अपने साथ लाकर उसे डेजर्ट प्लेन्स के एरिया में डिपॉजिट कर देती थी। अब हमने आपको बताया था कि कैसे माउंटेन एरिया हाउस ऑफ रिवर था मेसोपोटामिया के लिए, और वहां से रिवर्स जो है फ्लो होकर के पूरे मेसोपोटामिया में नीचे डीप साउथ की ओर आकर के साउथ ईस्टर्न पार्ट में गल्फ ऑफ पर्शिया में मर्ज हो जाती थी। लेकिन इसी प्रोसेस में जो ये रिवर्स हैं ये अपने साथ बहुत सारा सिल्ट या फिर फर्टाइल सॉइल को माउंटेन से इरोड करते हुए लेकर आती थी और जो डेजर्ट एरिया है उसके प्लेन्स एरिया पर डिपॉजिट कर देती थी, जिसकी वजह से उन एरियाज में बहुत सारी फर्टाइल सॉइल इकट्ठा हो गई। बहुत सारा वहां पे फर्टाइल लैंड इन रिवर्स की वजह से डेवलप हो गया। इन रिवर्स में यूफ्रेट्स जो थी वो छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड हो गई जाती थी। ये चैनल्स पास्ट में इरिगेशन कैनल्स की तरह फंक्शन करते थे। छोटे छोटे चैनल्स या छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। उसके अलावा ये जो चैनल्स थे यहाँ पे लोग कैनल्स की तरह इनका यूज करते थे, नहरों की तरह इनका यूज करते थे, और अपने अपने जो फील्ड थे जहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर के क्रॉप्स ग्रो करनी होती थी वहां तक इन कैनल से वाटर सप्लाई कर देते थे, जिससे कि मेसोपोटामिया के सदर्न डेजर्ट एरिया को वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया में ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली। ये इतना फर्टाइल था कि जो आने वाला रोमन एम्पायर जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वहां भी इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी फूड की या ग्रेन्स की नहीं होती थी जितनी इस डेजर्ट एरिया में होती थी मेसोपोटामिया के। सदर्न रीजन के प्रोडक्टिव होने के अलावा हम जानते हैं कि मेसोपोटामिया के नदर्न रीजन में माउंटेन्स स्टेपी मौजूद हैं जहां बारिश भी अच्छी होती थी, जिसकी वजह से इस एरिया में हर्डिंग, हंटिंग और फिशिंग एक्टिविटीज ने इस नदर्न एरिया को प्रॉस्पेरस बनाया। रिवर्स, माउंटेन्स, स्टेपीज और प्लेंटी ऑफ रेनफॉल की वजह से मेसोपोटामिया एक प्रॉस्परस रूरल सेटलमेंट में डेवलप होता गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब रूरल एरिया प्रॉस्पेरस हो रहा था तो लोगों ने इस डेजर्ट एरिया में आना स्टार्ट कर दिया था। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग यहाँ पे आए थे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो विलेज एरिया है उसके बाहर या फिर उससे थोड़ा दूरी पर लोगों ने अपने सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश कर लिए थे। इन सेटलमेंट्स में लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करते थे, ऐसी क्राफ्ट मेकिंग करते थे जिनकी ज़रूरत विलेज एरिया में रहने वाले लोगों को पड़ती थी, जैसे उनके डे टू डे लाइफ के यूज़ के लिए जो यूटेंसिल्स होते हैं घर में बर्तन वगैरह बनाने हैं उसको बनाते थे, उनके लिए कपड़े सिलते थे, टूल्स मेकिंग करते थे, सर्विस प्रोवाइड करते थे, उनके अकाउंट्स वगैरह हैंडल करने का काम करते होंगे। तो इस तरह के सेटलमेंट इस्टेब्लिश होने लगे। अब इस तरह के सेटलमेंट इस्टेब्लिश होंगे तो उन एरियाज में पॉपुलेशन बढ़ गई, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होने लगी। अब नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होंगी तो फिर वहाँ पे फूड क्राइसिस हो जाएगा, क्योंकि फूड तो एग्रीकल्चर से आएगा, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ फूड सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब मैंने आपको बताया कि सिटी के लोग विलेज पे डिपेंड थे, विलेज के लोग सिटी पे डिपेंड थे, उसी तरह से पूरा का पूरा मेसोपोटामिया भी दूसरे एरियाज पे या दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड था या फिर दूसरी सिविलाइजेशन पे डिपेंड था। क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया में फर्टाइल लैंड बहुत था, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, और जो आपका माउंटेन्स का एरिया है वहाँ पे हर्डिंग बहुत अच्छी होती थी, फूड प्रोडक्ट वगैरह वहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में हो जाते थे। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, वो थी मिनरल्स की। जो नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स थे उनकी भारी कमी थी, जैसे कि गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होते थे, वहाँ पे मेटल नहीं थे जिससे गुड क्वालिटी ऑफ मेटल टूल्स बनाए जा सकें, गुड क्वालिटी ऑफ वुड भी नहीं थी, ऐसी लकड़ियाँ भी नहीं थी जिससे कि विद इन द मेसोपोटामिया हम ट्रांसपोर्टेशन रिवर के थ्रू कर सकें। इन तीनों रिसोर्सेज की क्राफ्ट वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिना गुड क्वालिटी स्टोन्स के अच्छे स्टोन टूल से स्कल्पचर्स ईटीसी नहीं बनाए जा सकते थे।
बिना मेटल के भी अच्छे टूल्स और ज्वेलरीज नहीं बनाई जा सकती थी। उसी तरह से बिना गुड क्वालिटी वुड के शिप या बोट नहीं बनाई जा सकती थी। ना ही कार्ट या कार्ट व्हील डेवलप किए जा सकते थे, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इस तरह से हम यह समझ सकते हैं कि लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से मेसोपोटामियन पीपल को अपने टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर एंड रिसोर्सेज को अदर नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सचेंज करना पड़ता था, जिसके लिए उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड को ऑर्गेनाइज किया। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिससे कि सप्लाई और डिमांड के बीच में बैलेंस बनाया जा सके और सब कुछ व्यवस्थित हो, कुछ भी अव्यवस्थित ना हो, किसी चीज़ की कमी ना रह जाए, या फिर ऐसा ना हो कि किसी जगह पर कोई बहुत सा चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो और कहीं पे बिल्कुल भी ना हो। एग्जाम्पल में हमको ये बताया गया है कि कौन से एरिया से चीज़ें इंपोर्ट होती थी मेसोपोटामिया में और कौन से एरिया को एक्सपोर्ट होती थी। टर्की, ईरान और गल्फ के एक्रॉस, या जो गल्फ ऑफ पर्सिया है उसके दूसरी तरफ, जहाँ एग्रीकल्चर कंडीशन मेसोपोटामिया की तरह बहुत अच्छी नहीं थी, वहाँ से वुड, मेटल और स्टोन्स को इंपोर्ट किया जाता था और बदले में उन्हें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दिए जाते थे। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल कार्ट और बोट्स का यूज़ किया जाता था। इनमें सबसे चीप मोड यानी रिवरवेज या वाटरवेज का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि रिवरवेज या वाटरवेज सबसे ज़्यादा चीपेस्ट हैं, इजीली कनेक्टेड है। हमने आपको बताया था किस तरह से टिग्रिस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो ईरान तक कनेक्टिविटी अवेलेबल करवाती थी। उसके अलावा उन्हें एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी वाटरवेज होता है, सबसे एफिशिएंट, क्योंकि ये बहुत कम जगह पे बहुत ज़्यादा सामान, एक बोट या एक शिप में बहुत ज़्यादा सामान हम बहुत ही कम कॉस्ट में एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर सकते हैं, जो इसको बहुत ही एफिशिएंट बनाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था थी, पॉपुलेशन किस तरह से आई और किस तरह से नॉन एग्रीकल्चर वर्क यहाँ पे मेसोपोटामिया में होते थे, जिसकी वजह से सदर्न रीजन में अर्बनाइजेशन डेवलप होने की कंडीशन अवेलेबल हो पाई। फोर्थ जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी वो थी सुपरविजन और कमांड करने की। तो कमांड कौन करेगा? कमांड करेगा किंग या क्वीन, किसी भी एरिया को। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है, विच इज डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स एंड किंग्स। अब जो टेम्पल्स हैं उन्होंने किंग्स के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। किस तरह से रोल प्ले किया गया था और किस तरह से किंग्स इमर्ज हुए थे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।